Good morning, students. Welcome to the last lecture of your chapter number 3, current electricity. Today we will discuss potentiometer. Potentiometer क्या है और उसका यूज़ क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. पोटेंशियोमीटर डिस्कस करने से पहले वी शुड रिवाइज सर्टन बेसिक डेफिनेशन ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये दो चीज़ों को हम अच्छे से समझें तो ये चीज़ को इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ EMF? EMF, as some of you have already defined, is EMF is the maximum potential difference between the terminals of a cell when no current is drawn from it. यानी जब कोई भी करंट वहाँ से नहीं लिया जा रहा या ओपन सर्किट है जब सेल, तो उसका जो दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ये होता है. और व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? अगेन इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल व्हेन it is discharging, when the current is actually flowing through a circuit, the circuit is closed. Okay, तो इसको मेजर कैसे करेंगे जब अगर वहाँ से ड्रॉ ही नहीं कर रहा है करंट, तो हम कैसा अगर कोई डिवाइस कैसे लगाएं कि उसका एग्जैक्ट EMF हमको मिले, ना कि हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिले. तो जनरली हम अपने लैबोरेटरी सेटअप में या कोई रोज़मर्रा के काम में जहाँ पे भी हमको वोल्टेज नापना होता है तो वी यूज़ वोल्ट मीटर. अब वोल्ट मीटर कैसे यूज़ करते हैं कि ये बैटरी है और बैटरी में उसके पैरेलल में बैटरी के पैरेलल में या जहाँ पे भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं. तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या होता है कि करंट फ्लो होती है वोल्ट मीटर के थ्रू और वो मेजर करता है, उसके जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है और इट शोज अ सर्टेन वैल्यू. वो वैल्यू दिखाता है वो क्या है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या है. इज इट द EMF? क्या ये EMF है? EMF नहीं हो सकता. अभी हमने बताया था कि EMF तब होगा जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. लेकिन यहाँ पे तो इस सेल से तो EMF यानी करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है वोल्ट मीटर के थ्रू और ये वापस करंट सेल में आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है. ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये फ्लो होगा, ये सर्किट क्लोज हो गया, उसमें फ्लो हो रहा है और वोल्ट मीटर को डिफ्लेक्ट करेगा, तब जाके हमको उसकी रीडिंग मिलेगी. दैट मीन्स इट इज़ नॉट शोइंग द EMF, इट इज़ शोइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो यानी हमको यहाँ पे EMF की वैल्यू नहीं मिल रही है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल रही है. तो हमको इसके लिए एक नया डिवाइस ढूंढना पड़ा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी सेल का EMF मेजर कर सकते हैं या दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसको हम निकाल सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. So let us define a potentiometer is a device used to measure an unknown EMF or potential difference accurately. Accurately is very important. यहाँ पे भी तो measure कर रहा है वोल्ट मीटर, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि because of the resistance, internal resistance, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है और वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी EMF की. अगर हमको EMF निकालना है तब क्या होना चाहिए, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इट शुड बी इनफाइनाइट, और ऐसा हो नहीं सकता. रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम कर नहीं सकते. हाँ, सपोज यू हैव स्टडीड, इसका EMF इज E इज इक्वल टू V प्लस IR, है ना. V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट है और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो EMF इज इक्वल टू V प्लस IR ये होता है. हाँ, तो इसके लिए तो हमको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इससे हम निकाल नहीं सकते. निकालने के लिए हमको ये डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो लेट अस डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. नाउ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग वायर, है एक बहुत लंबा तार, है ना.
जैसे यहाँ पे ये लंबा तार क्या है, ए से लेके बी तक, इट्स अ लॉन्ग वायर। हाँ, ये जनरली हम उसको 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक का लंबा वायर यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट। अब ये बना किससे है, ये लंबे वायर जो बने हैं वो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि जिसकी हाई रेजिस्टिविटी हो और इट इज़ इम्यून टू द टेम्परेचर वेरिएशन, है ना, यानी वो टेम्परेचर चेंज के कारण में इसमें इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन ना हो। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, ऐसे मटेरियल से बना होता है। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, इट इज़ 400 मीटर वायर, ठीक है। अब 400 मीटर बहुत लंबा, सॉरी 4 मीटर वायर, नॉट 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर इसको बहुत लंबा होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लपेटते हैं, है ना। कब कैसे लपेटते हैं, हमारे पास सेटअप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, तो हम सपोज इतना बड़ा सेटअप करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये 1 मीटर लंबा तार लिए, उसको एक कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया, फिर एक 1 मीटर लंबा तार लिया, उसको कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया, फिर 1 मीटर लंबा तार लिया, कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया, 1 मीटर लंबा तार लिए। तो अब ये देखिए इतना हो गया, 100, 200, 300, 400। और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इसके नीचे हम एक स्केल लगाते हैं ताकि हम लेंथ मेजर कर सकें, क्योंकि बेसिकली हमको लेंथ मेजर करना है जहाँ पे वो जॉकी गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कर रहा है। प्रिंसिपल में हम बताएंगे उसको। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वायर, बट यहाँ पे खास बात ये होनी चाहिए कि जो भी वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी कांस्टेंट, है ना। ऐसा नहीं हो कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ। दूसरा, यहाँ कांस्टेंट एंड यहाँ मैंगनीन, यहाँ कांस्टेंट एंड यहाँ मैंगनीन, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी मटेरियल होगा वो सेम मटेरियल थ्रू आउट होना चाहिए, ताकि उसकी रेजिस्टिविटी शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ए टू बी के बीच में ये तार लगे हुए हैं और इसको हम सीरीज़ में एक बैटरी से जोड़ेंगे और एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं, इससे जोड़ेंगे और बीच में एक की रहेगा ताकि सर्किट को ओपन और क्लोज कर सके, ठीक है। अब ए टर्मिनल में जो है हमने अभी यहाँ पे दिखाने के लिए वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, लेकिन जितने भी हम डिवाइसेस लगाएंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल ए है, पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही हम बैटरी को जोड़ सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और उसके साथ में ही सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर को भी जोड़ेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट, है ना। अगर गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कोई करंट नहीं है। तो दिस इज़ द सिंपल स्कीमेटिक ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ओके। अब इसमें ज़रूरी नहीं है ये रियोस्टेट या एक रेजिस्टेंस बॉक्स डालें, लेकिन हम इसे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको जो भी कैलकुलेशन करना है वो करना है व्हेन देयर इज़ अ स्टेडी करंट, और स्टेडी करंट कितना फ्लो होना चाहिए सर्किट में, उसको हमको अगर उसको वेरी करना है तो हम रेजिस्टेंस को वेरी करके हम उसको वेरी कर सकते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम जानेंगे कि इसका काम क्या है, रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है। तो दिस इज सिंपल स्कीमेटिक, ओके। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि एज शोन इन दिस फिगर, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूजुअली 4 to 10 meters long of material having high resistivity and low temperature coefficient such as constantan or manganene. Usually 1 meter long separate pieces of wire are fixed on a wooden board parallel to pieces of wire. These are fixed in a wooden board and they are joined through a thick copper strips. इनको join कैसे करते हैं? thick copper strips से join करते हैं. The ends A and B are connected to a strong battery, a plug key K and a rheostat. This circuit is called the driving circuit. इसको क्या बोलते हैं? सर्किट को ड्राइविंग सर्किट बोलते हैं या ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं. And this sends a constant current I through the wire AB है. तो इसका काम क्या है? constant current भेजना through this wire AB. Okay. So
अब ये कांस्टेंट करंट भेज रहा है। अब हमको जानना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। ओके, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि दिस वायर इज़ ऑफ लेंथ 400 मीटर, यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे सपोज हम उसको बोल देते हैं कि टोटल जो लेंथ है L है, इस वायर का लेंथ L है, एंड इट इज़ हैविंग अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. Okay, uniform area of cross section A, and it has a resistivity rho. तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस वायर का, टोटल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो L बाई A. ओके, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। 4 मीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये है। ऑल्सो हमने जब ये स्ट्रॉन्ग बैटरी को इसमें सर्किट कंप्लीट किया तो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रियोस्टेट से एडजस्ट कर दिया। सो इट इज़ सेंडिंग अ करंट I, इसमें एक करंट भेज रहा है ना, यहाँ से निकलेगा तो I करंट भेज रहा है, तो ये पूरे सर्किट में घूम के आएगा, तो यहाँ पे भी I करंट आएगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से बाय ओम्स लॉ सेज दैट potential drop is proportional to IR. So potential drop is equal to IR. और हम ये भी लिख सकते हैं कि potential drop is equal to I into rho L by A. ये क्या लिख सकते हैं, I into rho L by A. लेकिन अब एक चीज़ इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टडी करंट जारी है तो I इज़ अ कांस्टेंट, है ना, हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, रियोस्टेट को जब तक नहीं छेड़ेंगे तो इसमें एक स्टडी करंट जाएगी। तो I इज़ कांस्टेंट, रो इज़ अ कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ अ कांस्टेंट हियर, क्योंकि सेम मटेरियल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ओके, अब ये L जो है, L को मैं वेरी कर सकता हूँ थ्रू अ जॉकी, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक जॉकी लगा दिया तो L को मैं वेरी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको अगर यहाँ लगा दिया तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हुआ, जॉकी को यहाँ लगा दिया अगर तो 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर हुआ, यहाँ लगा दिया तो 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर हुआ, यहाँ लगा दिया तो 4 मीटर हुआ, या बीच में कहीं लगा दिया तो अगेन 150, 160, 170, मीन्स आई कैन चेंज लेंथ, और बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू KL, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि V इज प्रोपोर्शनल टू L। और यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। द पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, दिस वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप का और वर्सेस लेंथ, है ना, इधर क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, इधर क्या है लेंथ, है, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, सो दिस शोज इट इज़ फॉलोइंग द ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इससे हम कैसे मेजरमेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, एक डेफिनेशन रह गया है ना, ये V इज इक्वल टू KL, है ना, तो V इज इक्वल टू KL है, तो K इज इक्वल टू V अपॉन L। K इज अ कांस्टेंट हियर, सॉरी, K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज़ कांस्टेंट, है ना, फॉर एनी स्टेडी वैल्यू ऑफ I, रो एंड A, K इज़ अ कांस्टेंट। तो सपोज
ये कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है, अगर इस वायर का कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो जैसे जैसे मैं लेंथ चेंज करते जाऊंगा, लेंथ की अगर वैल्यू मुझे मालूम है एल चेंज करूंगा, तो मेरे को उसके कितना टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है उस जगह पे वो मुझे इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, V इज इक्वल टू के एल। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज अभी ये जॉकी जो है सपोज 20 सेंटीमीटर में है, सपोज 20 सेंटीमीटर में है, और हम अगर उसको मेजर करते हैं 20 सेंटीमीटर में इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो सपोज वो 2 वोल्ट देता है, सपोज पोटेंशियल ड्रॉप इज 2 वोल्ट। ओके, तो मैं अगर इसको मूव करके 40 वोल्ट में ले आऊँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है, 20 सेंटीमीटर में 2 वोल्ट था, 40 सेंटीमीटर में 4 वोल्ट हो जाएगा, है ना। 60 सेंटीमीटर में अगेन वो हो गया 6 वोल्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगेन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर का यूनिट लेंथ में, है ना, क्या उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू के अपॉन एल, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, है ना। और लेकिन हम जब मेजर करते हैं यहाँ पे तो हम मीटर में तो नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, तो प्रैक्टिकल यूनिट है वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो इतना आपको ये प्रिंसिपल पता चल गया, कंस्ट्रक्शन पता चल गया। अब इसके यूसेज हमको देखने हैं। ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर? So the first application of potentiometer is the comparison of EMFs of two primary cells, है ना। 2 प्राइमरी सेल का जो EMF है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ है कि इस पोटेंशियोमीटर में एक स्टेडी करंट फ्लो होना चाहिए। तो एक बार हम रियोस्टेट के वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के बाद उसको फिर छेड़ते नहीं हैं। ओके, पहली चीज़ इसको एक बार एडजस्ट करेंगे, करंट की वैल्यू उसमें स्टेडी करंट की वैल्यू हम इसमें रोटेट करवाएंगे और उसके बाद में रियोस्टेट को छेड़ेंगे नहीं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो ड्राइवर यूनिट है, ड्राइवर यूनिट या ऑक्सिलरी यूनिट, इसका ये जो बैटरी है उसका EMF शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ बोथ द सेल्स जिसके हम मेजर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये तो अपोज कर देंगे और करंट जो जिस डायरेक्शन हमारा डिज़ायर डायरेक्शन में फ़्लो होना है वैसा फ्लो ही नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो 2 सेल जिसका हम मेजर करते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हम, जो पॉजिटिव टर्मिनल A है यानी वायर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे जोड़ेंगे। तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ेंगे, ठीक है। सपोज ये सेल 1 है, इसका EMF E1 है, ये सेल 2 है, इसका EMF E2 है, इसको हम जोड़ेंगे और इसके बाद में इसमें एक 2 वे स्विच लगाएंगे। टू वे स्विच का मतलब है एक बार में एक ही सेल इस सर्किट से जुड़ेगा और उसका हम फिर मेजरमेंट लेंगे। इसके बाद में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे और वो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक जॉकी से कनेक्टेड रहेगा। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का काम सिर्फ इस गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर के साथ के अंदर से फ्लो होगा तो उसको फूंक देगा, वो जल जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम करंट को कंट्रोल करेंगे कि भाई जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है से, है ना, इतना भी करंट फ्लो ना हो कि भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखा, जल ही जाए। ओके, सो आपने क्या किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं सेल के, दोनों सेल के, उसको ए से जोड़ दिया। उसके बाद में इसकी 2 की लगाएं, 1 वे या 2 वे की, एक बार
E1 से जोड़ सकते हैं, एक बार E2 से जोड़ सकते हैं। उसके बाद इस सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और गैल्वेनोमीटर में लगाया, और एंड देन वी हैव कनेक्टेड इट टू अ जॉकी यानी हम इस वायर पर टच करेंगे, एक पर्टिकुलर नाइफ एज रहता है जिससे वो टच करेंगे, और हम विल ट्राई टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब जब इसमें अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा उसका मतलब क्या है? देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। व्हेन यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है इससे करंट फ्लो? उसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग और फॉर कंपेयरिंग द EMFs ऑफ टू सेल। ओके, अब अभी हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। कैसे नल पॉइंट खोजने की कोशिश करेंगे? एक बार हम अंदाजे से उसको किसी एक जगह पे टच करेंगे, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन उसका डायरेक्शन देखेंगे। है सपोज़ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होता है। फिर एक कोई लेंथ लेंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे, सपोज़ यहाँ टच किया, और तब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देखेंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों लेंथ के बीच में नल पॉइंट है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो फिर थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर पूरे में ही वो सेम डायरेक्शन में तो हमको ये रियोस्टेट को फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वी हैव टू एडजस्ट करंट। ऐसा करें कि भाई एक पॉइंट में उसका डिफ्लेक्शन एक तरफ आ रहा है, दूसरे पॉइंट में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रहा है। देन सपोज विल ट्राई टू फाइंड द नल पॉइंट। उसके लिए पहले सपोज हम की को E1 वाले को हम सर्किट में लेते हैं, E1 वाले को, इस सेल को हम सर्किट में लेते हैं। ओके, एंड विल ट्राई टू फाइंड द नल पॉइंट। और हमको सपोज यहाँ पे ही ये नल पॉइंट मिल गया एट ए डिस्टेंस ऑफ L1। इसका नल पॉइंट हमको एट ए डिस्टेंस ऑफ L1 मिल गया। यानी नल पॉइंट का मतलब है देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, है ना। और यहाँ पे इस सर्किट में है क्या? यहाँ पे एक सेल है E1, और यहाँ पे क्या है? ये लेंथ ऑफ वायर है। तो इससे हमको ये समझ में आएगा अगर ये इस सर्किट से करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल ड्रॉप। दिस पोटेंशियल ड्रॉप E1 का जो पोटेंशियल ड्रॉप है इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दिस L1 लेंथ। है तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ L1 लेंथ कितना है? हमने अभी बताया था कि V इज इक्वल टू KL, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई पहला वाला जो है V इज इक्वल टू KL1, और उधर क्या है? उधर तो सिर्फ बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका मतलब ये है कि E1 इज इक्वल टू KL1 हो गया, है ना। फर्स्ट केस में E1 इज इक्वल टू KL1। हमने ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाला? भाई इसको मेजर किया और उसको L1 को मेजर किया, उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको E1 मिल गया। E1 इज इक्वल टू KL1। ओके, ये तो पहले बैटरी के लिए हुआ। अब दूसरी बैटरी का हमको निकालना है। सपोज दूसरी बैटरी का निकालना है तो इसको ओपन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अब इसको क्लोज करने के बाद में हमको क्या मिला? E2 मिला। E2 वो भी सॉरी E2 जब ऐसा हुआ तो अब नल पॉइंट तो चेंज हो गया। अब यहाँ से वो किसी और पॉइंट पे आएगा। तो सपोज़ ये जो है वो यहाँ से L2 है। सपोज़ ये लेंथ क्या हो गया? L2 है। तो यहाँ पे अगेन विद द सेम लॉजिक EMF ऑफ द सेकेंड बैटरी क्या हो जाएगा? KL2, है ना। ये KL2 है। अब मैं E1 बाई E2 करता हूँ, अगर इसमें इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2।
और यहाँ से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। L1 और L2 की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली, है ना। तो मुझे ये कंपैरिजन, ये रेशियो ऑफ E1 E2 इन बोथ द सेल्स EMF ये मिल जाएगा। अब होता क्या है कि हमको अननोन EMF निकालना होता है, किसी एक बैटरी है उसका टोटल EMF क्या है वो निकालना होता है। तब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से एक को हम एक स्टैंडर्ड सेल को हम लगाते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड सेल का मतलब है जिसका एक्यूरेटली EMF मालूम है। सपोज E2 इज़ द स्टैंडर्ड सेल। सपोज यहाँ पे E2 है जिसका EMF हमको मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है। तो मैं यहाँ से E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। E1 इज इक्वल टू E2 L1 अपॉन L2। और मुझे अननोन जो ये इस जो सेल का अननोन EMF है वो मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, है ना, जहाँ पे हम अननोन EMF ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ अ सेल विथ अ स्टैंडर्ड सेल विथ अ नोन EMF हम मेजर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट, है ना। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको ख्याल में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो बताया था कि ये जो ड्राइवर यूनिट का जो बैटरी है इसका EMF शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन E1 एंड E2। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो नल पॉइंट विल नॉट बी फाउंड, है ना, नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ओके, सेकेंड, इसको आपको छेड़ना नहीं है। एक बार स्टेडी करंट आ गया तो इसको छेड़ना नहीं है, इसको वैसे ही रखना है। थर्ड, इसमें जो आप जो जॉकी है उसको उसके ऊपर में रगड़ना नहीं है ना, वायर पे रगड़ना नहीं है। व्हाट विल हैपन, वो रगड़ दिए तो आपने उसको नाइफ एज है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वो चेंज कर देगा, उसको वहाँ से वो वियर आउट हो जाएगा। तो थर्ड थिंग इज़ कि इनका जो नाइफ एज है इसको पिक एंड प्लेस है, पिक एंड प्लेस, नॉट ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना, इसको पिक करके प्लेस करना, पिक करके प्लेस करना, एंड देन इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट। So this was the first application. Now let's go to the second application. Second application is to measure the internal resistance of a primary cell. क्या measure internal resistance of a primary cell. तो मैंने already इसमें एक cell लगा दिया है, एक primary cell लगा दिया है, and it has an internal resistance R. So this is a circuit from a terminal, the positive terminal of the primary cell is connected with A, and the negative terminal is connected with a galvanometer. But इसमें क्या है कि इसमें एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड देयर इज अ की टू, है ना। तो सबसे पहले हम ये की जो है K2 उसको ओपन रखेंगे, यानी इट इज़ ओपन सर्किट एंड द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तब इसमें क्या होगा कि द करंट विल फ्लो थ्रू, बिकॉज EMF इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो करंट विल ट्राई टू फ्लो थ्रू दिस सेल एंड डिफ्लेक्ट द गैल्वेनोमीटर। फिर अगेन हम जॉकी को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि वी विल फाइंड अ नल पॉइंट, यानी देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। सपोज वो आता है एक लेंथ L1 में, देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन दिस galvanometer, so that no current is flowing through this circuit, no current is flowing through this circuit, and it will give you the value of EMF. EMF will be equal to again K, which is potential gradient, into L1, जैसा हमने पहले भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहले केस में when this key is open हमको इसका EMF मिल गया K L1 से, ओके, हमको EMF मिल गया। नाउ सेकेंड केस में हम इस की को क्लोज कर देंगे और ये रेजिस्टेंस भी आपके पिक्चर में आ गया। इसका मतलब क्या है कि नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, यानी इसका पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो गया। अब फिर से हम इस जॉकी को मूव करेंगे और नल पॉइंट लाएंगे। नल पॉइंट सपोज आया लेंथ L2 पे, तो बिकॉज नाउ ये सेकेंड केस में क्या हुआ कि हम ये रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, द करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा इट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप जो मिल रहा है हमको दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, उसका
वैल्यू क्या होगा के L2, है ना, ये क्या हो गया के L2। तो अगेन मैं इसको इन दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ E/V तो इट विल बी L1/L2। नाउ आप फॉर्मूला याद करिए, है ना, फॉर्मूला ये था कि द EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस द करंट वोल्टेज ड्रॉप थ्रू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको याद होगा। और फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे क्या हो गया IR, ये कैपिटल बड़ा वाला R प्लस I और ये छोटा वाला R। इसका मतलब क्या है, EMF इज इक्वल टू IR प्लस R, ठीक है। एंड V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना, अगर E/V इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा IR प्लस R अपॉन IR, ये I कैंसल, यानी ये हो गया R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इक्वेटिंग 1 and 2, है ना, क्या हो गया, हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ओके, L1 अपॉन L2, तो ये हो गया 1 प्लस, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, या फिर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और मुझे फिर स्मॉल r की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। मिल गया मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन L2 माइनस 1, या L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये भी बोल लिख सकते हो आप, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये भी हो सकता है। सो नाउ it will accurately measure the internal resistance of this primary cell. Okay, so this was all about potentiometer and its two uses. अब इसमें एक चीज़ और हमको समझनी है which is sensitivity of a potentiometer. Now we'll discuss the sensitivity of potentiometer. What is sensitivity of potentiometer? किसी चीज़ को हम सेंसिटिव कब बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज हो रहा है तो तुरंत रिफ्लेक्ट होने लगे या मेजरमेंट में आ जाए, उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। तो अगर एक पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव होना है, यानी थोड़ा भी अगर मैं लेंथ में अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज दिखना चाहिए, या थोड़ा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चेंज हो रहा है तो वो लेंथ में दिखना चाहिए। सो सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव इफ इट इज़ केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना, एकदम अगर 0.1 0.2 वोल्ट का भी अगर चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में, तो दैट पोटेंशियोमीटर शुड बी केपेबल ऑफ measuring it. Okay, that small changes in potential difference can be measured by the potential difference. और दूसरा, this small change in potential difference will call for a very large increase in the balancing length. Okay, यानी अगर जॉकी अगर मैं यहाँ पे है और अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये इसके जस्ट उसके बगल में आया तो वो सेंसिटिव नहीं है, यानी हमको मेजर करने के लिए थोड़ा सा लंबा लेंथ वो उतने को इफेक्ट देना चाहिए, एक लंबे लेंथ को, है। तो इसको अगर सेकंड पॉइंट बोलता हूँ, इफ इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। तो दो तरीके से हमको सेंसिटिविटी पता चलती है कि अगर एक थोड़ा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चेंज हो रहा है, हाँ, इट इज़ तो ये पोटेंशियोमीटर इट शुड बी केपेबल ऑफ मेजरिंग इट, है। तो एनी सिग्निफिकेंट चेंज इज देयर, it should be
that instrument should be able to measure it, and also there should be a significant increase or decrease in length, balancing length for a very small change of potential difference, है ना। थोड़ा सा अगर पोटेंशियल डिफरेंस में 0.1 का अगर अंतर है सपोज दो सेल के बीच में, तो ये हमारे बैलेंसिंग लेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक निकाला था, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू के एल। तो ये जो के है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, के एल, तो के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, है ना। हमने ये कहा था के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, और यही सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। ओके, सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पोटेंशियोमीटर को बढ़िया सेंसिटिव बनाना है, तो ये जो वैल्यू है के की, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, है ना। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर भी मूव करता हूँ तो देयर शुड बी ए सिग्निफिकेंट, 1 सेंटीमीटर भी अगर मैं मूव करता हूँ देयर शुड बी सिग्निफिकेंट चेंज इन पोटेंशियल, अगर, है ना। तो इसको अगर के की वैल्यू को छोटी से छोटी रखनी है ना, यानी सेंसिटिव बनाना है, तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो मैं के की वैल्यू को छोटी कैसे रख सकता हूँ। पहला केस, जब मैं ये लेंथ एल, टोटल लेंथ की वैल्यू है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, है ना। इसीलिए हम 4 मीटर, 1 मीटर तो हम मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं, लेकिन 4 मीटर यहाँ पे करते हैं, और कुछ पोटेंशियोमीटर 10 मीटर के होते हैं, है ना। तो अगर फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, तो सेंसिटिव हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा थोड़ी ना कि हम 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, इतना लंबा क्यों संभालेंगे, कैसे, इतना लंबा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लैब नहीं होता, या कितना हम उसको लपेटेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एल की वैल्यू को हम चेंज कर सकें, तब क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये जो वी है इसको छोटा रखना। वी को कैसे छोटा रखें, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट, कम करंट हम इस सर्किट में डालते हैं तो उतना सेंसिटिव होगा। कम करंट का कैसे कंट्रोल करेंगे, हम रियोस्टेट से कंट्रोल करेंगे। हमने वही बताया था ना, जितना वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर है वो कम है, उसको रिड्यूस कर देंगे तो आवर इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर सेंसिटिव। सो मैं दोनों केस को पढ़ देता हूँ। फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पहला केस जो बताया था, फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, अगर मैं लेंथ को नहीं चेंज कर सकता, अगर 4 मीटर है तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। अब हम आखिरी में फिर से वही डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियोमीटर तो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट डिवाइस है, तो हम हर जगह इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। वोल्ट मीटर जहाँ पे हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है ईएमएफ की, तो हम वोल्ट मीटर क्यों यूज़ करते हैं, और पोटेंशियोमीटर हर जगह क्यों नहीं यूज़ करते। तो उसका रीज़न ये है, पोटेंशियोमीटर दो इट इज़ वेरी एक्यूरेट बट इट इज़ अ बल्की डिवाइस, है ना। उसको कहाँ कैरी करोगे, अगर घर के सारे सर्किट्स में आपको पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है या कहीं पे भी आप फैक्ट्रीज़ में चेक करना है, तो इतने बड़े बल्कि डिवाइस को लेके आप जगह जगह तो नहीं घूम सकते। तो हम थोड़ी सी कम एक्यूरेट मेजर कर लेंगे, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है इट इज़ अ वेरी हैंडी डिवाइस, है ना। उसको आप जेब में रख के चल जा सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उस केस में आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। जब आपको बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए रहती है तब आप पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इन अ वोल्ट टू अ वोल्ट मीटर। सो पोटेंशियोमीटर इज़ अ नल मेथड डिवाइस, है ना। पोटेंशियोमीटर क्या है, नल मेथड डिवाइस है। नल मेथड डिवाइस का मतलब है व्हाट वी एंश्योर इन व्हाइल मेजरिंग इज कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अगर वो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल बैटरी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, उसको कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो एक्यूरेटली वी कैन डिफाइन द ईएमएफ ऑफ दैट सेल।
Okay, so potentiometer is a null method device. At null point, it does not draw any current from the cell, and thus there is no potential drop due to the internal resistance of the cell. Okay, it measures the potential difference in an open circuit which is equal to the actual and EMF of the cell. ये इसलिए सुपीरियर है. ओके, पोटेंशियोमीटर दो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता, बट जहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, क्विकली आपको देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर. In this year's reduction of your syllabus, I think there will be no numericals asked from potentiometer. ये मेरा मानना है, but we will practice the numericals of potentiometer also in our coming revision classes. Okay, thank you.